हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ऐसे प्रैक्टिस के 9th वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2019 यानी 2019 में जो आपके हिंदी निबंध जो टॉपिक आए थे उस पे मैं एक मॉडल निबंध लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं 2019 में हमारे निबंध के कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला टॉपिक था आपका आजादी के 7 दशक, दूसरा था युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, तीसरा टॉपिक था आपका पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान, और चौथा जो टॉपिक था शिक्षा का निजीकरण। ये 2018 में भी आया था और 2019 में भी इसको रिपीट कर दिया गया। तो पहला टॉपिक है आजादी के 7 दशक। तो जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को, हमेशा हम लोग जो निबंध को स्टार्ट करेंगे किसी कोट, किसी फेमस लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल जंजीरों का टूटना नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी का आरंभ है। उसके बाद हमने भूमिका इसकी स्टार्ट की, यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से लेकर अब तक हमने आजादी के 7 दशकों का गौरवशाली सफर तय किया है। यह यात्रा चुनौतियों, उपलब्धियों और बदलावों से भरी हुई रही है। इन 7 दशकों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक हो। तो इस तरह से हमने इसकी भूमिका तैयार कर ली। हमने बताया कि कब हमारा देश आजाद हुआ था और तब से लेकर अब तक हम लोग ऑलमोस्ट आजादी के हमारे 7 दशक हो चुके हैं, और इसमें हमने कई चुनौतियां झेली, कई उपलब्धियों को हासिल किया, और वो बदलाव हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और एक लिखित संविधान लागू किया। संविधान ने न केवल हमारे नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज्ञान कराया। लोकतांत्रिक प्रणाली ने देश को स्थिरता और विकास की राह पर आगे बढ़ाया। शुरुआती वर्षों में कृषि प्रधान भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की, जिससे देश में भूख और गरीबी से लड़ने की क्षमता बढ़ी। तो इसमें हमने बात किया संविधान की, कि संविधान ने कैसे हमारे नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए, और लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ा। और फिर हमने बात कर दी हरित क्रांति की, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर बने और भूख और गरीबी से लड़ने में हमें काफी हद तक सहायता मिली। आगे चलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने 1991 के उदारीकरण के बाद तेजी से विकास किया। विदेशी निवेश और उद्योगों के विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने अद्वितीय प्रगति की है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत ने अपनी प्रतिभा और नवाचार से पूरी दुनिया को चकित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान और मंगलयान मिशन इसका जीता जागता प्रमाण है। तो हमने 1991 के उदारीकरण की बात की, जिससे हमारा विदेशी निवेश और उद्योगों का विस्तार हुआ, और हमने बताया कि हमारा भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और तकनीकी के क्षेत्र में भी हमने काफी ज्यादा प्रगति की। सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, स्टार्टअप्स आदि क्षेत्रों में भारत ने अपने प्रतिभा और नवाचार से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमने इसरो के चंद्रयान और मंगलयान का भी यहाँ पे उदाहरण दिया, जो कि भारत के अद्वितीय प्रगति के प्रमाण है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। महिलाओं और दलितों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं। हालांकि जातिवाद, भ्रष्टाचार और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां अब भी कायम है। तो हमने सामाजिक बदलाव की यहाँ पे बात की कि कैसे शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ भारत अभियान हो गया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने समाज को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई है। महिलाओं और दलितों को हमने मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई सारे बदलाव किए हैं, कई सारे हमने स्कीम्स वगैरह चलाए हैं। और लेकिन हमने लास्ट में ये भी लाइन लिख दिया कि अभी भी जातिवाद, भ्रष्टाचार और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत ने अपनी विविधता और एकता को बनाए रखा है। भले ही हम अलग अलग भाषाएं, धर्म और परंपराएं अपनाते हों, लेकिन भारतीयता की भावना ने हमें हमेशा एकजुट रखा है। बॉलीवुड से लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत और योग तक हमारी सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है।
खेलों में भी भारत ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ओलंपिक और क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों की सफलताएं हमारी नई पहचान का हिस्सा बनी है। तो हमने भारत की विविधता और एकता की बात की कि कैसे हमारे यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं। इन सब के बावजूद भी हम लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर रहते हैं। और कैसे बॉलीवुड हो गया या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो गया, योगा हो गया, इसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। और खेलों के क्षेत्र में भी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपने परचम को लहराया है। इन 7 दशकों में भारत ने कई वैश्विक संकटों और आंतरिक चुनौतियों का सामना किया है। विभाजन, युद्ध, आतंकवाद और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों ने देश को झकझोरा, लेकिन हर बार भारत ने अपनी मजबूती और सहनशीलता का परिचय दिया। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और डिजिटल असमानता जैसे मुद्दे हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमने बात की कि 7 दशकों में कैसे कई वैश्विक संकटों और आंतरिक चुनौतियों का भारत ने सामना किया। अपनी मजबूती और सहनशीलता से इन चुनौतियों से हम पार पाए। और वर्तमान की हमने समस्याएं को भी यहाँ गिनवा दिया, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, शहरीकरण हो गया, डिजिटल असमानता। इन सब मुद्दों में हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। आगे, आज हम जब आजादी के 77वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का भी है। हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कार्यों से समाज को बेहतर बनाने में योगदान दें। अगर हम विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सामूहिक रूप से काम करें, तो भारत आने वाले दशकों में और भी अधिक प्रगति करेगा। आइए इस स्वतंत्रता का सही अर्थ समझें और इसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करें। तो इसमें हमने एक तरह से आगे की राह बताई है कि हम 77वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं आजादी के बाद। तो हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है, कैसे हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि विज्ञान का क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, संस्कृति का क्षेत्र हो गया। और अगर हम स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझते हुए इसे बनाए रखने का सतत प्रयास करेंगे, तो हमारा भारत जल्द ही विकसित भारत बन जाएगा। तो ऐसा कहते हुए हमने 500 शब्दों में इस निबंध को कंप्लीट कर लिया है और ये आपका कंक्लूजन हो गया, लास्ट पैराग्राफ। अगले टॉपिक पे चलते हैं, युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या। ये आपका दूसरा टॉपिक था। तो इसमें हमने जो पहला लाइन लिखा है, जब युवा जागता है तो राष्ट्र प्रगति करता है, लेकिन अगर युवा दिशाहीन हो तो विकास रुक जाता है। तो इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे? भारत में युवाओं की जनसंख्या विश्व के कई देशों से अधिक है और इसे हम एक ताकत मानते हैं, लेकिन यही ताकत जब बेरोजगारी की समस्या से जूझती है तो देश के विकास में रुकावटें आने लगती है। वर्तमान समय में युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या भारत के सामने एक गंभीर चुनौती बन गई है। तो हमने बेरोजगारी, युवा वर्ग के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है उसको गंभीर चुनौती के रूप में दिखाते हुए हमने इसको स्टार्ट किया है, इस निबंध को। तो इसकी भूमिका में हमने इस बात की चर्चा की है। भारत में हर साल लाखों युवा शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुतों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है रोजगार अवसरों की कमी और बढ़ती जनसंख्या। भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। अधिकतर युवा केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार नहीं करता। इस समस्या को और भी गहराई में ले जाने का काम करती है तकनीकी प्रगति, क्योंकि इससे कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो हमने इसमें बात की कि एक तो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ऊपर से रोजगार के अवसरों की कमी भी हो रही है। दूसरी बात कि जो हमारे आजकल के युवा हैं सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देते हैं और स्किल डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल नॉलेज पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जिस क्षेत्र में स्किल्ड लेबर चाहिए वहां वे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जहां वे अप्लाई करते हैं वहां उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। एक और बात हमने इसमें की कि जो तकनीकी प्रगति है, जैसे एआई वगैरह आ रहा है, तो उसकी वजह से भी कई जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो बंद होते जा रहे हैं, मतलब उसमें आवश्यकता नहीं रही ज्यादा वर्कफोर्स की। आगे, बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। कुछ लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं, जबकि कुछ को उनके कौशल और शिक्षा के हिसाब से सही नौकरी नहीं मिलती। इसे आंशिक बेरोजगारी कहा जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, जहां लोग केवल फसल के मौसम में काम पाते हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी मानसिक तनाव, अपराध और असामाजिक गतिविधियों का कारण बनती है। तो हमने इसमें बेरोजगारी के प्रकार को देखा कि कैसे आंशिक बेरोजगारी क्या होता है और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, और बेरोजगारी के कारण युवाओं में जो है मानसिक तनाव, अपराध और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने का कारण भी बनती है बेरोजगारी। आगे,
युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। शिक्षा को व्यावसायिक और व्यवहारिक बनाना आवश्यक है ताकि युवा कौशल आधारित नौकरियों के लिए तैयार हो सके। साथ ही सरकार को रोजगार सृजन के लिए नए उद्योग स्थापित करने चाहिए। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसमें बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, शिक्षा को व्यावसायिक और व्यवहारिक बनाना होगा और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट मतलब जिसमें जिस तरह का कुशलता चाहिए, जिस तरह का स्किल चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और सरकार को नए रोजगार सृजन के लिए नए-नए उद्योग स्थापित करने चाहिए। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना चाहिए और युवा लोग जो है उनको स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना भी इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है। सरकार को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। आज का युग डिजिटल क्रांति का है और युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर हम बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। तो इसमें डिजिटल शिक्षा की बात की गई है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात कही गई है। बेरोजगारी की समस्या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, युवाओं को भी अपने करियर की योजनाएं सही दिशा में बनानी चाहिए। उन्हें केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग जैसे विकल्पों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें इसमें बताया गया है कि सरकार ही सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, युवाओं को भी अब सरकारी नौकरी को छोड़ के निजी क्षेत्र में, स्टार्टअप्स में या फ्रीलांसिंग के तौर पे या स्वरोजगार के अवसर खुद से भी ढूंढने चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्षतः युवा वर्ग किसी भी देश की रीढ़ होता है। यदि यह रीढ़ कमजोर हो तो देश का विकास असंभव है। बेरोजगारी की समस्या केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह समाज की स्थिरता और प्रगति से भी जुड़ी है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, उद्योग और युवाओं की सोच में बदलाव लाना होगा। अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर सकता है। तो जैसा युवाओं को देश की रीढ़ बोला गया है और उनको सशक्त बना के ही हमारे देश को सशक्त बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बेरोजगारी, यह समाज की स्थिरता और प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा के नए-नए अवसर, नए-नए उद्योग और युवाओं की सोच में बदलाव करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगर हमारे युवा स्किल्ड बनेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी एक सशक्त देश बनकर उभरेगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक आपका था पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान। तो इसको हमने कैसे स्टार्ट किया, किस लाइन के साथ? हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है। और इसमें भूमिका में हमने क्या लिखा? पर्यावरण सुरक्षा का विषय आज की दुनिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। जब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब केवल पेड़ पौधे और जंगल नहीं होते, बल्कि इसमें जल, वायु, मृदा और प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होता है। इन सभी तत्वों का संतुलन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि पर्यावरणीय संकट बड़े स्तर पर वैश्विक समस्या बन गया है, फिर भी आम मनुष्य अपनी छोटी-छोटी क्रियाओं से पर्यावरण सुरक्षा में योगदान कर सकता है। तो हमने इस पैराग्राफ में बताया, इस इंट्रोडक्शन में बताया कि पर्यावरण सुरक्षा आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और पर्यावरण सुरक्षा बहुआयामी है। इसमें कई तरह की चीजें शामिल होती है और हालांकि पर्यावरणीय संकट जो है एक वैश्विक समस्या है, लेकिन अगर आम इंसान भी चाहे तो अपनी छोटी-छोटी क्रियाओं जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरत के हम पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्यावरणीय संकट का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई और प्रदूषण से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी जैसी समस्याएं इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इस स्थिति में आम नागरिक का योगदान पर्यावरण सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसमें हमने पर्यावरणीय संकट के मुख्य कारणों की चर्चा की और उसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है और कैसे एक आम इंसान उस समस्या से निपटने में अपना योगदान दे सकता है। एक आम मनुष्य के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा में योगदान देने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला कदम है वृक्षारोपण। पेड़ केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करते, बल्कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास एक पेड़ लगाए तो यह प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को सुधारने में मदद करेगा। इसमें बात की गई वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कोई भी आम इंसान भी कर सकता है और वृक्षारोपण के
क्या क्या फायदे हैं, ये पर्यावरण को तो शुद्ध करता ही है, ये ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है जो कि हमारे लिए एक जीवनदायी गैस है। इसके अलावा जल बचाने की आवश्यकता है। पानी एक अमूल्य संसाधन है और इसका अत्यधिक दोहन भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण बन सकता है। घरेलू स्तर पर जल बचाने के उपायों जैसे कि पानी की बर्बादी को रोकना, वर्षा जल संचयन करना और सिंचाई के लिए जल के सही उपयोग की आदतें विकसित करना जरूरी है। दूसरी बात हमने की जल बचाने की, तो जल जैसा कि हम लोग जानते हैं अमूल्य संसाधन है, लिमिटेड है हमारे पास, तो इसका अत्यधिक दोहन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो हम लोग अपने कुछ तरीकों को अपना के हम लोग जल को यानी पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो यही बात इस पैराग्राफ में की गई है। प्रदूषण नियंत्रण में भी आम मनुष्य का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। हमें प्लास्टिक के प्रयोग को सीमित करना चाहिए और पुनः उपयोग योग्य सामग्री का उपयोग बढ़ाना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने से जल, वायु और मृदा प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाना और ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करना भी पर्यावरण के संरक्षण में मदद करता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं, एक आम मनुष्य अपना योगदान दे सकता है। प्लास्टिक के प्रयोग को हम लोग बंद कर देंगे, गंदगी ना फैलाएं बाहर, और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें जिससे कि ऊर्जा की खपत हो और कार्बन उत्सर्जन भी कम हो। इसके साथ ही एक व्यक्ति को कचरा प्रबंधन के महत्व को समझना चाहिए। कचरे को ठीक से निपटाना, पुनः चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना और जैविक कचरे को खाद में बदलना, ये सभी छोटे कदम पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो इसमें कचरा प्रबंधन पे बात की गई, कैसे कचरे को हम लोग रिसाइकलिंग और जैविक कचरे को खाद के रूप में प्रयोग करके हम लोग इस समस्या से निपट सकते हैं। मनुष्य की जागरूकता और शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं तो वे अपने कार्यों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। विभिन्न संगठनों और सरकारों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने और लोगों को इस दिशा में मार्गदर्शन करने से अधिक प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। तो इसमें जागरूकता और शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है पर्यावरण संरक्षण में, उसकी बात की गई है। निष्कर्षतः पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान अपरिहार्य है। यदि हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम पर्यावरण के संरक्षण में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रदूषण को कम करना और कचरा प्रबंधन जैसे उपाय हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। अगर हर व्यक्ति इस दिशा में कार्य करता है तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो इस तरह लिखते हुए हमने इसका निष्कर्ष लिख लिया। तो इसमें हमने बताया कि आम मनुष्य का योगदान भी पर्यावरण सुरक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग छोटे छोटे कदम उठाएंगे, जैसे कि पेड़ लगाएं, जल को बचाना है, प्रदूषण को कम करना है, कचरा प्रबंधन करना है, तो इस तरह के हम लोग उपाय अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जैसा हम इसको यूज कर पा रहे हैं, उसी स्थिति में हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में हम उसको सौंप सकते हैं, एक हरित और एक स्वच्छ पृथ्वी को। तो ऐसा करते हमने कंक्लूजन लिखा है और 500 वर्ड्स में हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा चौथा टॉपिक था शिक्षा का निजीकरण, जो 2018 में भी सेम टॉपिक पूछा गया था। तो इस टॉपिक पर मॉडल निबंध आपका कराया जा चुका है और इसको आप वीडियो पार्ट 7 में देख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐसे प्रैक्टिस का पार्ट 7 वीडियो। ठीक है, तो इस पे मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ, आप उसी मॉडल निबंध को फिर से देख सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक आया हुआ था इसलिए मैंने इस टॉपिक की यहाँ पे चर्चा कर दी है। 2 बार आया है, मतलब ये टॉपिक हो सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट हो। तब आप लोगों के लिए निबंध अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण विषय, तो आज का विषय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मानसिक स्वास्थ्य एक अनदेखी समस्या। इस विषय पे आप निबंध लिखेंगे और खुद से निबंध लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी मॉडल निबंध आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उसका रेफरेंस लेके आप खुद से इस टॉपिक पे निबंध लिखिएगा 500 शब्दों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।